नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे 6 दिसंबर 2019 में जो योग का एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 9 हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 81 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कृपया वह देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा के अंतर्गत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एक्यूरेट योगा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है 81 नंबर प्रश्न, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय उपनिषद की बात की जाए तो यह कहां से है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का जो ऐत्रेय आरण्यक है उसमें चतुर्थ, पंचम और सिक्स्थ अध्याय को मिलाकर के हम ऐत्रेय उपनिषद के नाम से जानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए ऐत्रेय उपनिषद का, क्योंकि इससे काफी बार प्रश्न आते हैं। एक बार तो डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जाता है कुछ उपनिषदों से कि यह किस वेद से संबंधित है, और कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इस उपनिषद के अंदर जो चीजें बताई गई है वह आपस में किस तरीके से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा हमारा। ऐत्रेय उपनिषद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। इसकी एक टैगलाइन है जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो लाइन है कहाँ की है? ईशावास्य उपनिषद की है, उसकी फेमस लाइन है। सेम ऐसे ही ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद के अंतर्गत प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा हमें शब्द देखने को मिलता है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद के तीसरे अध्याय में प्रथम मंत्र जो है उसके अंतर्गत आपको यह लाइन देखने को मिलती है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये इसकी टैगलाइन हो जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म का संबंध किससे है? ऐत्रेय उपनिषद से, अथवा आपको ऋग्वेद भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो ऋग्वेद भी, क्योंकि ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद की शाखा है तो इनडायरेक्टली प्रज्ञानम ब्रह्म जो है ऋग्वेद का माना जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहां से अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? आपको पता होगा दोस्तों कि ब्रेन जो होता है हमारा, उसके हम 3 पार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें जानना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोलते हैं, जिसमें 2 भाग होते हैं। एक हमारा ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कोर्ड होता है, जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं, स्पाइनल कोर्ड। ये 2 पार्ट होते हैं। ब्रेन की अगर बात की जाए तो ब्रेन के फिर आगे हम 3 पार्ट करते हैं अलग अलग, जिसमें हम क्या कहते हैं कि एक तो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन जिसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। एक को हम मिड ब्रेन बोलते हैं जो मध्य मस्तिष्क होता है। एक को हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं जो कि सबसे पीछे होता है, जिसको हिंड मस्तिष्क भी हम बोल देते हैं। ये ध्यान रखें, हिंड ब्रेन बोल देते हैं। तो ये 3 पार्ट हम करते हैं ब्रेन के। इन तीनों पार्ट से प्रश्न पूछा गया कि ये किस पार्ट में रहता है, हाइपोथैलेमस। अगर बात की जाए इनकी कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, तो फोर ब्रेन को अगर हम देखें ध्यान से तो फोर ब्रेन में क्या होता है आपका सबसे बड़े वाला भाग, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। साथ में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और थैलेमस जिसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं वो भी इसी में होता है। मिड ब्रेन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? मिड ब्रेन में सेरिब्रल पेंडुकल्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन में पाया जाता है आपका। थर्ड है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, जिसको आप छोटा मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, अनु मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, सेरिबेलम मिलता है, पोन्स मिलता है, और मेडुला ओब्लागेंटा भी इसी में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज पूछा गया है हाइपोथैलेमस कहाँ है, कल को पूछ लिया जाएगा पोन्स कहाँ है या मेडुला ओब्लागेंटा कहाँ है, तो वो जो है हिंड ब्रेन में। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, हाइपोथैलेमस किस पार्ट में है? तो हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन में है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? फोर ब्रेन मींस अग्र मस्तिष्क अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस में एक और अन्य चीज पाई जाती है जिसको हम सर्कैडियन क्लॉक बोलते हैं, सर्कैडियन क्लॉक बोलते हैं, सर्कैडियन क्लॉक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार आ चुका है सर्कैडियन क्लॉक से। तो सर्कैडियन क्लॉक को हम किस रूप से जानते हैं कि ये जो है स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, हमारे उठने जागने भूखा प्यास आदि को कंट्रोल करता है सर्कैडियन क्लॉक। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? नीचे ऑप्शन आपको प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है धारणा होगा। यदि आप देखेंगे नाद बिंदु उपनिषद तो वहां पर ओंकार के 4 मात्राएं बताई गई है, अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा। इस तरीके से 4 मात्राएं बता करके आगे कहा है कि ये ओंकार जो है हंस रूप में है, मतलब हंस की तरह है, और इसकी 12 मात्राएं हैं, 12 कलाएं हैं, 12 कलाओं से युक्त बताया गया है। और इन कलाओं को, जो ओंकार की 12 कलाएं हैं अथवा 12 मात्राएं हैं, इनको जानने का जो उपाय है वो क्या है? धारणा बताया गया कि तो इसे धारणा के द्वारा जानना
चाहिए। अगर आप श्लोक देखेंगे तो कहा भी गया है एष ओंकार आख्यातो धारणाभिर्निबोधतः, ये कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, धारणा के द्वारा जो है नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार को जानने के लिए कहा गया है, अन्य कोई उपाय नहीं कहा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, छुपा हुआ क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। इसके ही साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न। यहाँ पर असर्शन एंड रीजन दिया गया है, उड्डयन और नोली दोनों का अभ्यास बाह्य श्वसन धारण की अवस्था में किया जाता है। तो अगर बात की जाए उड्डयन और नोली की, तो कब करते हैं हम? उड्डयन बंद करेंगे या नोली का अभ्यास करें तो आप पहले सांस लेते हैं और फिर पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, मतलब बाहर की तरफ श्वास को रोक के रखते हैं। इसका मतलब वही निकल रहा है कि बाह्य श्वसन धारण की अवस्था में किया जाता है, कि बाहर की तरफ श्वसन धारण करते हैं। धारण मीन्स कुंभक, तो बाहर की तरफ हम श्वास निकाल करके कुंभक करके बाह्य कुंभक करके हम अभ्यास करते हैं। ए बिल्कुल राइट है, 101% हमारा असर्शन जो है बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखते हैं रीजन। उड्डयन और नोली दोनों में अभ्यास के समय उदरीय ऋण दाब बनता है। उदरीय ऋण दाब का मतलब क्या है कि पेट में जो है नेगेटिव प्रेशर बनता है। पेट में नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है? पॉजिटिव तब बनेगा जब हम पेट में कुछ डाल देंगे तो पेट फूल जाएगा, परंतु उदरीय ऋण दाब का मतलब क्या है कि नेगेटिव प्रेशर मतलब पेट से हम प्रेशर निकाल देते हैं, पेट हल्का हो जाता है, उसके अंदर एयर वगैरह कुछ भी नहीं रह जाती है, पूरा पूरा श्वास बाहर निकाल देते हैं। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उड्डयन और नोली में हम बाहर कुंभक करके करना चाहिए, बाह्य कुंभक करके अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पेट में ऋण दाब बनेगा। बिल्कुल सही है, ए एंड आर बोथ दोनों सही है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही की गई है इस चीज की। तो हमारा ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसकी हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको इसकी हिंदी भी समझ में आ जाएगी। और इसी के साथ में इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1 हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न। योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है? तो बात की जाए धारणा की, तो धारणा प्रत्येक ग्रंथों में, हर एक ग्रंथ में धारणा का जो समय है वो कितना बताया गया है? वो 5 घटी बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और ध्यान की बात की जाए, अगर समय बताया जाता है तो कितना बताया जाता है? 60 घटी बताया जाता है, जिसका मतलब होता है 1 दिन, ये ध्यान रखेंगे। और 1 घटी की बात की जाए तो कितना होता है? 1 घटी इज इक्वल टू कितना होता है? 24 मिनट में कहा जाता है। 24 मिनट जो होता है 1 घटी की वैल्यू होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान का 60 घटी अथवा 1 दिन हुआ। और बात की जाए समाधि की, तो समाधि कितना हो जाएगा? समाधि जो है 12 दिन की समाधि कही जाती है, कि 12 दिन में एक समाधि का समय बताया जाता है। तो यहां पर हमें पंच महाभूतों की धारणा की बात की है कि कितना समय बताया गया है? 5 घटी बताया गया योग तत्व उपनिषद में, ये आप ध्यान रखेंगे। योग तत्व उपनिषद की अगर बात करें तो उसमें योग कौन सा है? चतुरंग योग की बात की जाती है, चतुर्योग, जिसमें हम क्या क्या कहते हैं चतुरंग योग में? कि मंत्र, लय, हठ, राज, ये 4 जो है योग बताए गए। वहां पर हठ योग के बारे में आपको ये जानना, विशेष रूप से जानना चाहिए कि हठ योग के वहां पर 8 अंग बताए हैं, मीन्स हठ योग के रूप में वहां पर अष्टांग योग की व्याख्या की गई है। तो इसलिए आपसे प्रश्न बन सकता है कि योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंग बताए गए? तो कितने अंग है? 8 अंग बताए गए। और वो 8 अंग कौन कौन से? यम से लेकर के समाधि तक सारे के सारे 8 अंग वहां बताए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 5 घटी जो है धारणा का अभ्यास किया जाता है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। देख लिए, चाहे आप गोरख संहिता में चले जाए धारणा का समय, या आप गिरण संहिता में जाए, धारणा का समय हमेशा ही आपको 5 घंटी ही बताया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न। स्वस्थ तान अर्थात मसल टोन जो होता है, यहाँ पर टोर लिखा है, थोड़ा गलत लिखा गया है, मसल टोन, जो स्वस्थ तान जिसको बोलते हैं, किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ का है। जो योगाभ्यास के अध्यापन विधियां पुस्तक है डॉक्टर ML ग्रोटे की, कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित, वहां से ये प्रश्न है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आसनों के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप किए गए हैं आसनों के? वहां पर 3 टाइप किए गए हैं। एक तो वो आसन होते हैं जो ध्यान धारणात्मक होते हैं, ध्यानात्मक आसन बोल दीजिए उसको, ध्यानात्मक आसन होते हैं एक। दूसरे जो होते हैं रिलैक्स करने वाले होते हैं, जिसको हम शिथिलात्मक बोलते हैं, शिथिलात्मक बोलते हैं, जो रिलैक्स करते हैं। आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, कई बार जो है बच्चे समझ नहीं पाते। रिलैक्स देने वाले होते हैं। और कुछ मेडिटेशन वाले पोस्चर्स होते हैं जो मेडिटेशन में सहायक होते हैं, कमर गर्दन सीधी रख करके हम करते हैं। और एक होते हैं संवर्धनात्मक आसन वो होते हैं जिससे शरीर का विकास होता है, जिससे शरीर ग्रोथ करता है, जैसे पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, ताड़ासन आदि जितने भी अभ्यास है सारे सारे संवर्धनात्मक है। तो इनमें अगर हम ध्यान देखें
तो मसल टोन जो है वो क्या होता है कि नॉर्मल स्टेट में हमारा शरीर जो है मजबूत रहे। जैसे जवान की जो मांसपेशियां होती है एक जवान व्यक्ति की, वो अलग होती है, बुढ़ापे में मांसपेशियां अलग हो जाती है, रुक गिर जाती है। तो उन मांसपेशियों को हमेशा मजबूत बनाए रखें, वो क्या कहलाता है, हमारा मसल टोन होता है। नॉर्मल अवस्था में जो मसल्स हमारी खिंची रहती है उसको मसल टोन बोलते हैं। उसी को हेल्दी टोन मीन्स स्वस्थ तान के नाम से हम जानते हैं। तो वो किससे संभव है? वो स्वस्थ जो तान है वो केवल और केवल समर्थनात्मक आसनों से ही पॉसिबल है। उसी से मसल्स स्ट्रांग होंगी। बाकियों से तो क्या है, या तो मेडिटेशन होगा या रिलैक्स होगा। तो समर्थनात्मक आसन वो है जिससे मसल टोन इंप्रूव होता है, हेल्थी टोन जो है इंप्रूव होता है। मींस ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आसनों के 3 प्रकार हुए, ध्यानात्मक, शिथिलात्मक और समर्थनात्मक। ये 3 टाइप होते हैं। इनमें से जो शरीर समर्थनात्मक आसन है ऑप्शन नंबर 1, वो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है जिनका हमें मिलान करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी और किस स्थान से मैच करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे, वह कहां से थे? कलकत्ता से माने जाते हैं। तो कलकत्ता से इनका संबंध है, काली माता की पूजा करते थे। ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट देखें शिवानंद सरस्वती जी। शिवानंद सरस्वती जी की बात की जाए तो आपने सुना होगा शिवानंद सरस्वती का आश्रम है, योग का आश्रम है कहां पर? ऋषिकेश में इन्होंने आश्रम बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इनका हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। श्री टी कृष्णमाचार्य की बात की जाए तो ये कहां से थे? मैसूर से संबंधित थे। मैसूर के राजा को इन्होंने योगाभ्यास सिखाया था। तो मैसूर से संबंधित हो गए श्री टी कृष्णमाचार्य। आगे बात की जाए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आप सभी जानते हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थी शायद हो सकता है उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हों, जो कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कहाँ है? हरिद्वार में है। शांति कुंज संस्था है जिसके अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है सारे मैच हो गए। अब देखते हैं ए का 2 जहां पर है और बी का 1 जहां पर है, वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर ध्यान से देखेंगे तो वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी जो है 4 हो जाएगा और डी का जो है 3 होना चाहिए। इस प्रकार से अपना ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न। अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। अग्नाशय मींस पेनक्रियाज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेनक्रियाज जो है वो कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का कार्य करती है। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉमन नेम देते हैं इसको, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों कार्य करती है, बहिस्त्राव का भी करती है, अंतःस्त्राव का भी कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में यह क्या कार्य करती है? यह कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और एक्सोक्राइन के रूप में ये क्या करती है? डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती है। डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती है, जिस जूस को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? पेनक्रिएटिक जूस नाम देते हैं, जिसको पेनक्रिएटिक जूस जिसको हम नाम देते हैं, मतलब अग्नाशयिक रस उसको हम नाम देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो अल्फा सेल्स है ये क्या सीक्रेट करती है? तो ये अल्फा सेल्स किसमें आएंगी? हार्मोन सीक्रेट कर रही है। तो एंडोक्राइन वाले पार्ट्स में सेल्स होती हैं। कुछ कौन कौन सी सेल होती है? एक अल्फा सेल होती है, दूसरी बीटा सेल्स होती है, तीसरी डेल्टा सेल्स होती हैं, चौथी एफ सेल्स होती हैं। तो ये जो है क्या क्या सीक्रेट करती है? अल्फा सेल्स की बात की जाए तो अल्फा सेल्स जो होती हैं ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती है, ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती है। बीटा सेल्स की बात की जाए तो बीटा जो है इंसुलिन का सीक्रेशन करती है, इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। और डेल्टा सेल्स की बात की जाए तो सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन का सीक्रेशन करती है। एफ सेल्स की बात की जाए तो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करती है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करती है। तो यहां पर हमसे जो पूछा जा रहा है केवल अल्फा सेल से पूछा गया। तो अल्फा सेल जो है क्या करती है? ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो है थर्ड बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अल्फा सेल से क्या सीक्रेट हुआ? ग्लूकेगॉन। और इंसुलिन जो है वो क्या करता है? वो हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ज्यादा ग्लूकोज नहीं बढ़ने देता है इंसुलिन। तो इसीलिए ये अगर देखा जाए तो कहां से सीक्रेशन होता है? बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेशन होता है। थायरोक्सिन की बात की जाए तो यह थायराइड ग्लैंड से सीक्रेशन होता है। एड्रेनलिन की बात की जाए तो यह जो है हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, वहां से सीक्रेशन होता है एड्रेनलिन का। इस प्रश्न का राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न। व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है, इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से है? अगर बात की जाए यहां पर तो यह जो प्रश्न है ये किससे होगा? हेनरी मर्रे का व्यक्तित्व सिद्धांत, उनसे जो है इसका संबंध बताया जाता है। हेनरी मर्रे जो है
उन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि व्यक्तित्व का इतिहास ही व्यक्तित्व होता है। मतलब पर्सनैलिटी क्या है, कहता है पर्सनैलिटी वही है जो व्यक्ति के पुराने गुण होते हैं, पुरानी उसकी आदतें होती है, उसके अनुसार उसका आज तय होता है। जैसे हम बोल देते हैं कि आपने जो भूतकाल में जो जो हरकतें की है, जो जो क्रियाकलाप किए हैं, वही आपका वर्तमान का निर्माण करता है। तो ये जो है, ये किसका सिद्धांत है, हेनरी मर्रे का पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है उसके सिद्धांत के अंतर्गत इनका माना जाता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न की भाषा थोड़ी अलग देखिए। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि हठ प्रदीपिका में हठ योग सिद्धि वर्ड यूज किया, मीन्स 6 कारण कौन से, वो जिनको हम साधक बाधक के रूप में जानते हैं, साधक तत्वों के रूप में जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हठ योग सिद्धि वाले 6 कारक और बाधक तत्व। ये दो से यहां से प्रश्न पूछा है, भाषा थोड़ी सी एग्जामिनर चेंज करके पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको अलर्ट होना है। साधक तत्वों की अगर बात की जाए तो क्या क्या होते हैं, उत्साह, साहस। मैं जल्दी से आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको समय ज्यादा ना लगे। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने मैंने सभी साधक तत्व और बाधक तत्व 6 के 6 मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ध्यान देंगे हम कि हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। तो शामिल कौन से है वो आपको पता होना चाहिए। शामिल कौन कौन से हैं, उत्साह है, साहस है, उत्साह है, साहस है, और क्या क्या है, धैर्य है, तत्व ज्ञान भी है, तो तत्व ज्ञान हमारा शामिल है। दृढ़ निश्चय की बात की जाए तो निश्चय जो है उसको भी शामिल किया गया है। तो ये तो वो उत्तर है जो शामिल होते हैं, परंतु हमसे क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान देंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को डेप्थ में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पूछा गया है यहाँ पर, है ना, हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो नहीं है कौन कौन से, बी और डी जो है ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी और डी जहां पर होगा वही राइट उत्तर होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं के रूप में हमसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न सभी बच्चों को आता है, परंतु फिर भी बच्चे जो है अक्सर एग्जाम में बैठते समय गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न पढ़ना भी अपने आप में एक शैली है, प्रश्न पढ़ना भी अपने आप में एक कला है। तो उस कला को आपको निखारना है धीरे धीरे करके। तो प्रश्न को पूरा पढ़ना कैसे है वो भी आपको आना चाहिए। केवल आंसर दे लिया या पढ़ करके चले गए बहुत सारा, इतना ही काफी नहीं है एग्जाम में। वहां पर आपकी हर तरीके से परीक्षा होती है। आप अलर्ट कितने हैं अपने आप के प्रति, सजग कितने, उसकी भी परीक्षा हो रही होती है उसी टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बी और डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ में आपका पार्ट 9 जो है वह कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 81 से लेकर के 90 तक प्रश्नों को सोल्व किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। और यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप हमारी एक्यूरेट योगा की एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।